आज हम 11वीं फिजिक्स में बात करेंगे अध्याय 2 2A को। ठीक है, ऋजु रेखी गतिकी। ये वाला अध्याय अच्छा अध्याय है, एक तरह से बेसिक भी है ये भी अध्याय और सरल भी है। अध्याय 1 के बारे में अगर आप अच्छे से समझ चुके हो तो अध्याय 2 को भी समझना आसान रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम ऋजु रेखी गतिकी मतलब ऋजु रेखी क्या है उसको समझ लेते हैं। ऋजु रेखी मतलब है एक रेखा के अंतर्गत, रेखा बोल रहे हैं ना, मतलब सीधा सीधा जो गति करते हैं। जैसे कि सड़क में जो वाहन है वो गति कर रहे हैं, या फिर रेल की गति जो है किसी पटरी पे जा रहा है, या फिर कोई अन्य वस्तु जो है जो सीधा सीधा गति करे। जैसे हम पैदल यात्री है तो हमारे द्वारा जो भी गति हो रहा है, हम एक सीधा सीधा रेखा के अंतर्गत जा रहे हैं, मुड़ भी रहे हैं, वो सारी गति कैसे आएंगे? रेखी या फिर ऋजु रेखी गति। जैसे कि इसको भी हम ऋजु रेखी गति कहेंगे क्योंकि हम एक रेखा के अनुदिश ही गति करें। हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि एक बड़ा सा ये रोड है, हम कभी इधर गति करते हैं तो कभी इधर तो कभी इधर, ऐसे नहीं कर रहे हैं। ये गति क्या कहलाएगा? ऋजु रेखी नहीं कहलाएगा। जो एक रेखा के अनुदिश गति करे उसे जो है ऋजु रेखी गति कहते हैं। तो इस चैप्टर की अगर मैं आगे बात करता हूँ, अभी कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिनको केवल आप हेडिंग डाल के बस लिखना। ठीक है, उसके क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन सहित बताऊंगा कि उसका क्वेश्चन ये है और उसका आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले इसकी अगर हम प्रस्तावना या फिर इसकी भूमिका की बात करें तो यांत्रिकी है, जिसको आपको कक्षा 11वीं में पढ़ना है। यांत्रिकी के अंतर्गत क्या है? भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पिंडों की गतियों के बारे में, बलों के बारे में, और दो पिंड आपस में संघट हो रहे हैं तो उसके परिणाम स्वरूप क्या घटना घटित होगा उसका अध्ययन करेंगे, तो उसको बोलते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी में मुख्य तौर पे गति शब्द का जुड़ना जरूरी है और बल का शब्द जुड़ना जरूरी है। मतलब कोई वस्तु गति कर रहा है तो दो वस्तु आपस में गति करके टकराएंगे तो उसमें बल का अनुभव होगा, एक दूसरे पर क्या करेंगे? वो बल लगाएंगे। ठीक है, और अगर किसी वस्तु में बल है तो वो गति भी प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि हम एनर्जी हमारे पास है, खाना खाने से हमें ऊर्जा मिल रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं? गति में परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब हम दौड़ सकते हैं बल लगा के। ठीक है, ये सारी चीजें यांत्रिकी के अंतर्गत हैं। ठीक है, अब यांत्रिकी को दो भागों में बांटा गया है, एक है स्थैतिक और दूसरा है गति। ठीक है, तो इसको बांटा गया है स्थैतिकी और दूसरा है गतिकी। ठीक है, आप केवल यांत्रिकी की छोटा सा परिभाषा लिख लेना, इसके दो भाग है बताना। एक है स्थैतिकी, स्थैतिकी मतलब स्थिर है, तो इसकी परिभाषा क्या है? यह यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विरामावस्था में स्थित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब जो वस्तुएं स्थिर है, जैसे कि एक पेड़, घर या कोई बड़ा सा पत्थर, वो हमेशा हमको क्या लगता है? स्थिर दिखाई देता है। तो ऐसे वस्तुओं जो स्थिर होंगे उसे हम क्या कहेंगे? स्थैतिकी कहेंगे। ठीक है, मतलब यांत्रिकी के अंतर्गत स्थैतिकी कहलाएगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में स्थिर तब होगा जब उसके द्वारा जो बाह्य बल है उस पर आरोपित बाह्य बल उसका मान 0 रहेगा, तब वो स्थैतिक है। मान लेते एक पिंड है तो उसके द्वारा जो लगाया गया बल जो है सभी दिशाओं में संतुलित रूप से, मतलब ऊपर के द्वारा नीचे के द्वारा लगाया गया बल, लेफ्ट टू राइट लगाया गया बल, सब बराबर है, तब वो स्थिर है। अगर कोई भी बल कम या ज्यादा होते हैं, मान लेते हैं ये बल हट गया, ठीक, और इस दिशा में बल आ गया, तो वस्तु जो है इस दिशा में क्या करेगा? गति करेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये बल हट जाएगा तो वस्तु मान लेते हैं ऊपर में है तो नीचे आके गिर जाएगा, या फिर ये बल हट गया, ये वाला बल क्या करेगा? वस्तु को ऊपर ढकेल देगा। अगर ये बल हट जाएगा, इधर का बल हट गया और ये बल बस लग रहा है तो वस्तु इस दिशा में गति करेगा। ठीक है, मतलब जब वस्तु स्थिर कब अवस्था में होता है? जब उस पर लगाया गया समस्त बल संतुलित हो, बराबर हो, तब वो स्थिर रहता है, नहीं तो अन्यथा वो गति अवस्था में रहता है। ठीक है, ये हो गया स्थैतिकी। तो इसके अंतर्गत केवल परिभाषा बस लिखना। ठीक है, और इसमें बात आना एक और परिभाषा, स्थैतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु को संतुलन में रखने वाले बलों के प्रभाव के अधीन वस्तुओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है? जो किसी वस्तु को संतुलित रखने वाले बलों के अधीन क्या है? बल के जो प्रभाव के अधीन
वस्तु की गति का अध्ययन करे उसे हम स्थैतिकी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है गतिकी। गतिकी की परिभाषा कैसे लिखोगे? भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति उत्पन्न करने वाले कारकों, ठीक है, गति उत्पन्न करने वाले कारकों को ध्यान में रखते हुए वस्तु के गति का अध्ययन किया जाता है, गतिकी कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? मतलब इसमें हम वस्तु क्यों गति करें, जैसे कि एक वाहन गति करे तो उसका कारण क्या है? उसमें कोई एनर्जी है जो पेट्रोल या डीजल से मिल रहा है, बैटरी से मिल रहा है, जो उसको गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा खपत करे। हम दौड़ रहे हैं तो हमारे इंटरनल एनर्जी जो भोजन से प्राप्त है उसके वजह से हम क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उस कारण का अध्ययन किया जाएगा, मतलब उस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि उस पर इंटरनल एनर्जी या फिर बल कहाँ से आया, तब उस भौतिकी को हम क्या कहेंगे? गतिकी कहेंगे। ठीक है, एकदम छोटा छोटा बात है। अब है इसके अंतर्गत है निर्देश तंत्र। यहां से प्रश्न बनता है निर्देश तंत्र क्या है। ठीक है, एक प्रश्न बनता है निर्देश तंत्र क्या है, तो इसको बताऊंगा। वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति या फिर गति का अध्ययन किया जाता है, निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, निर्देश तंत्र को किसी दृढ़ वस्तु से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। निर्देश तंत्र मतलब जैसे कि हमारा घर है, हमारा घर क्या है? एक जगह स्थिर है। आप कभी भी 10 साल बाद भी आपको अगर एड्रेस पता है, ठीक है, तो आप आओगे तो वो घर वही का वही रहेगा, हालांकि पुराना हो जाया रहेगा ना, या फिर उसके जगह नया घर बन जाया रहेगा, लेकिन वही का जगह में रहेगा। मतलब अब स्थिर कब मानेंगे? मतलब निर्देश तंत्र के अंतर्गत किसी वस्तु का हम अध्ययन करेंगे, उसकी स्थिति या गतिकी का। ठीक है, और निर्देश तंत्र को किसी दृढ़ वस्तु से हम जुड़ा हुआ मान सकते हैं। जैसे कि हमारे घर के सामने हम मान लेते हैं हमारा घर एक निर्देश तंत्र है जो स्थिर वस्तु से जुड़ा हुआ है। अब हमको याद है या फिर हम दिमाग में ये बैठा के रखे हैं कि हमारे घर के सामने कोई वृक्ष है, या सामने हमारा पड़ोसी का घर है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, ऐसे करके। तो वहाँ पे क्या होगा? उसमें हम ये बताएंगे कि हमारा जो घर एकदम स्थिर है, ठीक है, और उसके सापेक्ष हम किसी वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं। या हो सकता है कि मेरे घर के सामने एक बस स्टॉप है जहाँ से हमेशा रोज वस्तुएं गति करती है, सॉरी बस, कार वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह गति करते हैं। तो हमारे सापेक्ष मतलब हम क्या है? निर्देश तंत्र है और हम स्थिर है, हमारा घर स्थिर है, और हम मतलब एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन बिंदु है, प्रेक्षण बिंदु, उसके सापेक्ष कोई वस्तु गति कर रहा है, या कोई पेड़ है तो वो स्थिर है, या मेरे दोस्त का घर है वो स्थिर है, तो मेरे घर के सापेक्ष उसका घर स्थिर है। तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? स्थैतिकी के अंतर्गत आ जाएगा। जबकि बसें गति करती है, बस स्टॉप है मेरे घर के सामने, रोज वहां से बसें रायपुर बिलासपुर के लिए जाती है, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? गति के अंतर्गत। लेकिन वहां पे दृढ़ पिंड कौन है या निर्देश तंत्र कौन है? हमारा घर। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है? निर्देश तंत्र में इसमें एक दृढ़ वस्तु को सापेक्ष मानकर अन्य वस्तुओं की स्थिति का निर्धारण करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मूल बिंदु लेते हैं। ठीक है, निर्देश तंत्र में क्या होता है? सबसे पहले एक मूल बिंदु लिया जाता है, ये मान लेते हैं मूल बिंदु है। ठीक है, अब मूल बिंदु के सापेक्ष क्रमशः एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पे एक्स, ओ एक्स, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो क्रमशः इसमें क्या करते हैं? ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड परस्पर लंबवत तीन जो है अक्ष लेते हैं, जो मूल बिंदु के सापेक्ष क्या रहते हैं? आपस में मिलते हैं मूल बिंदु पे, और इनके क्रमशः अनुसार हम तीन अक्ष लेते हैं जो परस्पर लंबवत होते हैं। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया, मतलब मूल बिंदु, ये परस्पर तीन अक्ष जो लंबवत है एक दूसरे से, संपूर्ण सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? निर्देश तंत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष परस्पर लंबवत होंगे। कैसे होंगे? देखो मैं चित्र इसके मदद से बता रहा हूँ। मान लेते हैं हमारे पास दो डस्टर है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये कौन सा अक्ष है? इस ऐसे लेके चलते हैं, ये मान लेते हैं वाई अक्ष है, ठीक है, और ये वाला ना जेड अक्ष है। तो तीसरा अक्ष जो है इस तरीके से होगा, मतलब इधर बाहर होगा। एक्स अक्ष जो है इस तरीके से होगा, या फिर इसको मैं ऐसे घुमाना चाहूँ तो ये मान लेते ये एक्स अक्ष है, ये हमारा कौन सा अक्ष है? जेड अक्ष है, तो ऊपर ये जो होगा वो वाई अक्ष होगा। इस प्रकार से तीनों क्या होंगे? एक दूसरे के लंबवत होंगे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं निर्देश तंत्र। आया समझ में ये पूरा प्रक्रिया? तो इसमें लिखोगे कैसे? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ।
वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का अध्ययन करते हैं निर्देश तंत्र कहलाते हैं। निर्देश तंत्र को किसी दृढ़ से जुड़ा हुआ मान सकते हैं, जिसके लिए एक मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु के सापेक्ष 3 अक्ष होते हैं, OX, OY और OZ, जो परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निर्देश तंत्र बोलते हैं। अब एक प्रश्न बनता है, निर्देश तंत्र तो हो गया, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र और जड़त्वीय निर्देश तंत्र को उदाहरण सहित समझाइए। ऐसे करके एक अलग से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र की। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र उस निर्देश तंत्र को कहते हैं जो स्थिर अवस्था में हो या फिर एक समान गति अवस्था में हो। जड़त्व, जड़ मतलब जैसे जड़ रहते हैं, जड़ मतलब क्या है कि पेड़ का जड़ वो स्थिर है, तो ऐसा तंत्र जो स्थिर अवस्था में या फिर एक समान गति अवस्था में हो, मतलब ऐसा लगे कि वो स्थिर ही हो, जैसे कि पृथ्वी की गति सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे तो एक नियत गति है। या चंद्रमा को देखते हैं तो हम उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो स्थिर है, क्योंकि उसका गति क्या है, नियमित है, हमको घूमते हुए दिखाई नहीं देता। या फिर घड़ी की सुई की गति, वो एक नियमित गति कर रहा है, उसको एक चक्कर में 60 सेकेंड ही होगा, ठीक है। और जो सेकेंड का काटा है तो एक निश्चित गति है। तो एक समान गति जो एक निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय करे उसको एक समान गति कहते हैं। तो ऐसे वस्तुओं को भी हम क्या किसके अंतर्गत लेंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत लेंगे, ठीक है। उदाहरण में है आकाश में स्थिर सारे जो तारे जो हैं, स्टार्स जो हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं। प्रायोगिक कार्यों के लिए पृथ्वी पर स्थित किसी भी स्थिर निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र ले लेते हैं। प्रायोगिक कार्य के लिए जो भी स्थिर वस्तु है, जैसे कोई पत्थर या घर या पेड़ है, उसको भी हम किसके अंतर्गत लेंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत लेंगे, ठीक है। लेकिन पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक वस्तु भी गतिमान है। क्यों गतिमान है, क्योंकि पृथ्वी तो गोल घूम रहे हैं ना, अपने जो है घूर्णन अक्ष में 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, तो वो लेकिन फिर भी हम मान के चलेंगे कि उसके अंतर्गत हम सब समाहित हैं। तो कोई एक पेड़ स्थिर है मान लेते हैं, जबकि हम उसके सापेक्ष गति कर रहे हैं, तो उस पेड़ को भी हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहेंगे, ठीक है। ये 2 उदाहरण हो गए किसके, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के। अब हम बात करते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र उस निर्देश तंत्र को कहते हैं जो किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति करता है। जो किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित, मतलब कोई पेड़ के सापेक्ष जैसे कि स्थिर है, या फिर कोई पत्थर है या पहाड़, उसके सापेक्ष जो वस्तु गति करे, जैसे कि कोई कार मोटर हो गया, ट्रेन हो गया, हम हो गए, या कोई जानवर हो गया, वो किसी एक वस्तु के सापेक्ष त्वरित गति कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत आ जाएगा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसके उदाहरण में लिखना, त्वरित और घूर्णी निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत आते हैं। त्वरित और घूर्णी मतलब जो अपने अक्ष पे घूम रहे हैं, जैसे कि भंवरा अपने अक्ष पे घूमते रहता है। या फिर त्वरित मतलब जो भी वस्तु गतिमान है, जैसे वो मोटरसाइकिल, हम हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद किसी वृत्ति मार्ग पर मुड़ती हुई जो बस की गति है, वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ये 2 उदाहरण लिख लेना। अब हम बात करते हैं अगला, विराम एवं गति की वस्तुएं। ये प्रश्न, इसको प्रश्न के तौर पे मत हल करना, इसको नॉर्मली हेडिंग डाल के हल कर लेना, ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जड़त्वीय और अजड़त्वीय के बारे में पूछा जाता है, इसलिए उसको प्रश्न सहित बना के हल करना। विराम और गति की वस्तुएं जड़त्वीय और अजड़त्वीय दोनों से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। विराम में जड़त्वीय और अजड़त्वीय के अंतर्गत गति आ जाएगा। तो गति की वस्तुएं क्या, उसको बात करते हैं, सॉरी विराम की वस्तुएं क्या, उसकी बात करते हैं।
ऐसे वस्तु जो किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एक निर्देश तंत्र है, ठीक है, इसके सापेक्ष जब कोई वस्तु जो है गति नहीं कर पाता है, उसके सापेक्ष एक निर्देश फ्रेम के सापेक्ष जो है गति नहीं करता या समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता, तो इस प्रकार की वस्तुओं को हम विराम की वस्तुएं कहते हैं। मान लेते हैं एक हमारे एक निर्देश तंत्र है, ठीक है, ये पूरा एक निर्देश तंत्र है और यहाँ पे कोई बिंदु P है और कोई कण है या कोई वस्तु है जो हम देख रहे हैं कि एक समय पे सबसे पहले हम 0 समय पे देखते हैं, वो बिंदु यहीं पे स्थित रहता है जिसका x अक्ष के सापेक्ष मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, y अक्ष के सापेक्ष भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है और z अक्ष के सापेक्ष मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब दूसरे समय पे एक अन्य समय t बराबर 10 सेकेंड पश्चात देखते हैं, तब भी यही स्थितियां निर्धारित रहती हैं। तो हम बोलेंगे किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष जब कोई वस्तु किसी समय के सापेक्ष भी है ना, मतलब समय के बाद कुछ समय पश्चात अपनी वही स्थिति पे रहे, तो हम क्या बोलेंगे, विराम की वस्तुएं। उसके बाद गति की वस्तुएं में क्या होगा, जब कोई वस्तु किसी निर्देश फ्रेम के सापेक्ष या किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष और एक निश्चित समय पश्चात अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, ठीक है, तो उसके समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा, तब उस वस्तु को हम बोलेंगे गति की वस्तुएं। मान लेते हैं कि फिर से एक वस्तु P है, अब t बराबर 0 सेकेंड में उसकी स्थिति ये था, ठीक, अब t बराबर 10 सेकेंड में उसकी स्थिति मान लेते हैं x में 10 सेंटीमीटर चला गया, y में 12 सेंटीमीटर चला गया और z अक्ष में 15 सेंटीमीटर चला गया, तो उसकी स्थिति में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, गति की वस्तुएं कहेंगे, ठीक है। इसको छोटा सा परिभाषा बस लिख लेना, क्वेश्चन नहीं बनाना है आपको, ठीक है, आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, बिंदु वस्तु क्या है, अगला टॉपिक है बिंदु वस्तु, इसको प्रश्न बनाना, ठीक है। बिंदु वस्तु क्या है, परिभाषित कीजिए। तो बिंदु वस्तु की परिभाषा ये है, जब कोई वस्तु जो है अपनी आकार की तुलना में उसके द्वारा तय की गई दूरी या फिर उसकी विमा जो है काफी अधिक होता है, ठीक है, मतलब उसका आकार जो होगा काफी छोटा रहेगा, उसके द्वारा तय की गई दूरी बहुत ज्यादा रहेगा, तब इस प्रकार की वस्तु को हम बिंदु वस्तु कहेंगे। जैसे कि एक बस है, ठीक है, मान लेते हैं जो बस जो है तिरंगा से कहाँ जा रहा है, रायपुर जा रहा है, तो दूरी कितना है भाई, 47 किलोमीटर है और इसका साइज कितना है, मान लेते हैं लंबाई की मद्देनजर देखें तो मान के चल लेते हैं 5 मीटर है इसका, ठीक है, लंबाई जो है 5 मीटर है, जबकि दूरी कितना तय कर रहा है, 47 किलोमीटर की दूरी तय कर, मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका आकार काफी छोटा हो तय की गई दूरी की तुलना में, तो उस वस्तु को हम क्या मान लेते हैं, बिंदु वस्तु। गणना के लिए, अध्ययन के लिए हम मान लेते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं किसी वृत्त का या किसी ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम दौड़ना शुरू किए, तो उसको हम अध्ययन के लिए क्या मान लेंगे, हम जो है क्या है, एक बिंदु वस्तु है, क्योंकि हमारे द्वारा तय की गई दूरी जो है हमारे आकार की तुलना में, हम तो केवल 5 से 6 फीट के हैं, लेकिन दूरी कितना है, मान लेते हैं 1000 मीटर दूरी तय कर रहे हैं, इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, बिंदु वस्तु कहेंगे, ठीक है। एक परिभाषा लिखेंगे और उदाहरण में लिख देंगे कि क्रिकेट के खेल में गेंद का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में क्या है, बहुत नगण्य है। एक बॉल जो होता है छोटा साइज रहता है, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी की आकार की तुलना में उसकी दूरी भी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो उसको भी हम जब अध्ययन के लिए क्या कहेंगे, बिंदु वस्तु कहेंगे। और उसको आप कैसे बोलेंगे कि मान लेते एक सूर्य है, ठीक है, और उसके चारों पृथ्वी इस दीर्घवृत्तीय पथ में गति करने करके एक छोटा सा बनाएंगे और सूर्य को थोड़ा सा उसके अपेक्षा बड़ा बनाएंगे, तो एक बिंदु वस्तु बना दिए ना, तो ये सब क्या हो जाएंगे, बिंदु वस्तु कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न यहाँ पे बनता है आगे, एक विमी गति, द्विविमी गति और त्रिविमी गति क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो अलग अलग प्रश्न बना के लिखना। एक विमी गति, एक विमी गति क्या है, उदाहरण दीजिए, ऐसे करके एक प्रश्न है, ठीक है। तो एक विमी गति की परिभाषा क्या होगा, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है, ठीक है, एकदम सीधा सीधा सरल रेखा में, वो थोड़ा सा मोड़ युक्त भी होगा, जरूरी नहीं एकदम सीधा सीधा हो, जैसे कि इस प्रकार से थोड़ा सा ऐसे जा सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, एक सरल रेखा में गति करे, तब उस प्रकार की गति को हम क्या बोलेंगे, एक विमी गति कहेंगे, ठीक है।
इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस गति में वस्तु की चौड़ाई जो है और पार्श्व गति को हम स्वीकार नहीं करेंगे या फिर उसकी उपेक्षा कर देंगे। ठीक है, उसकी जो चौड़ाई जो रहेगा उसकी उपेक्षा करेंगे। जैसे एक रोड की चौड़ाई है, मान लेते 10 फीट से 15 फीट है, तो उसकी उपेक्षा करेंगे और केवल उसकी सीधी गति का हम बात कहेंगे। तब उस प्रकार की गति को हम एकविमी गति कहेंगे। और एकविमी गति को ऋजु रेखी गति भी कहा जाता है। जो आपका चैप्टर का नाम ही है ऋजु रेखी, तो एकविमी गति को ही ऋजु रेखी गति कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत उदाहरण की बात करते हैं तो क्या क्या आ जाएगा। रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई ट्रेन की गति हो जाएगा, किसी सड़क पर कार की गति हो जाएगा, एक पैदल व्यक्ति की गति, किसी सड़क पे एक साधारण से ग्रामीण रोड में गति, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, एकविमी गति के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है पहला हो गया, उसके बाद द्विविमी गति। द्विविमी गति क्या है, इसके उदाहरण दीजिए। एक प्रश्न बनता है द्विविमी गति क्या है, परिभाषित करके एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो द्विविमी गति में क्या होगा, जब कोई वस्तु किसी समतल पर गति करता है तो उस और जबकि उसके पार्श्व या फिर उसकी चौड़ाई की उपेक्षा ना करें, ठीक है, गति की उपेक्षा ना करें, तो इस प्रकार की गतिकी को हम द्विविमी गति कहेंगे। किसी समतल में गति, जैसे कि एक समतल क्या है, एक कैरम बोर्ड है या एक बिलियर्ड है, तो इसमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों होते हैं। तो एक जो गोली की गति है वो यहाँ से इधर जा सकता है या फिर इधर से टकरा के इधर जा सकता है या सीधा सीधा से इधर आ सकता है, इस प्रकार से, है ना। या फिर जैसे कि एक ट्रैक्टर है, वो एक खेत में चल रहा है, तो खेत में चल रहे हैं तो क्या होगा, वो कभी इधर जोताई करे तो कभी इधर गया तो कभी इधर गया कभी इधर, तो इस प्रकार से चल रहे हैं। मतलब एक समतल में गति करेगा। जब कोई वस्तु जो है किसी समतल में गति करेगा तो उसको द्विविमी बोलेंगे। द्विविमी क्यों बोला जाएगा, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, एक तो एक्स अक्ष रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, वाई अक्ष रहेगा। ठीक है, जबकि एकविमी में केवल एक ही अक्ष रहेगा, या तो एक्स या तो वाई या तो जेड। जबकि इसमें कोई दो अक्ष होंगे, एक्स और वाई दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक साथ रहेंगे, वाई जेड हो सकता है या एक्स जेड हो सकता है या फिर एक्स वाई हो सकते हैं। तब इस प्रकार की गति को हम क्या बोलेंगे, द्विविमी गति कहेंगे। उदाहरण के लिए जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की गति। अब एक कीड़ा भाई कहीं भी दिशा में जमीन है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं वो कभी इधर दौड़ कभी इधर चल रहा है कभी इधर चल रहा है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलेंगे, द्विविमी गति कहेंगे। उसके बाद बिलियर्ड गेंद की गति। नदी पर नाव की गति। एक नाव जो है, एक नदी है, तो जरूरी थोड़ी रहेगा कि सीधा सीधा जाएगा, वो अपने हिसाब से थोड़ा आगे पीछे होते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये गति क्या हो जाएगा, द्विविमी गति कहलाएंगे। उसके बाद एक है त्रिविमी गति। अगला नंबर है और आखिरी है त्रिविमी। त्रिविमी गति वह गति है जिसमें क्या रहेगा, कोई वस्तु आकाश में गति करता है। ठीक है, मतलब उसके लिए तीनों अक्ष शामिल होंगे। कौन कौन से अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ठीक है, जिसमें तीनों अक्ष शामिल होंगे, उस प्रकार की गति को हम क्या बोलेंगे, त्रिविमी गति कहेंगे। जैसे कि चिड़िया की गति, एरोप्लेन की गति, पतंग की गति, वो किसी भी दिशा में क्या है, एक्स अक्ष वाई अक्ष है। कभी वो ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो कभी दाया भाग में चला जाएगा तो कभी बाया भाग में चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। मतलब उसकी दिशा कोई निश्चित ना हो, वो तीनों दिशाओं में, तीनों अक्ष में स्वतंत्र पूर्वक गति कर सकता है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, त्रिविमी गति कहेंगे। ठीक है, उदाहरण में लिखना वायुयान, ठीक है, उड़ती हुई पतंग या चिड़िया की गति, गैस के अणुओं की गति, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, त्रिविमी गति के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आया समझ में। तो आज के लिए इतना ही, इनका सारे का नोट्स बनाइएगा। ठीक है, आगे हम कल बताएंगे।